जो हो रहा है उसका भी ठीकरा इनके ऊपर, कहा कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में जो कुछ हुआ उसका ठीकरा इनके ऊपर, मगर आज सरकार को झुकना पड़ा। ये सबसे बड़ी बात है। ये बताता है कि देश में जब जनता की आवाज उठती है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। ये अहंकार की हार और लोकतंत्र की जीत है। तो सुजाता जी, आपको क्या लगता है कि लड़ाई जो है वो किसानों की अभी पूरी हो गई या बाकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा टूट चुका है। आप जानते हैं, अगर कोई आपका भरोसा तोड़ दे तो उसके बाद स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। किसानों का भरोसा इस कदर टूटा है कि अब किसान वापस नहीं जाएंगे। ये क्या बताता है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा है जिसके ऊपर विश्वास नहीं है लोगों का। जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने चुना उस प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं करती है आज देश की जनता। किसान कह रहे हैं कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, रिपील नहीं होते ये लॉज, तब तक वे अपने घर को नहीं जाएंगे। वे ये कहते हैं कि केवल यही मामला नहीं है, एमएसपी की गारंटी का जो मामला है उस पर भी सरकार को निर्णय लेना है। इसके अलावा बहुत सारे और मुद्दे हैं, जैसे किसानों के ऊपर जो केसेस करे गए हैं उनको वापस लिया जाना होगा। तो और बहुत सारे मुद्दे हैं और इंतजार करके देखना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो विश्वास टूटा है, जो अपमान सहा है हमारे किसानों ने, और जिस तरीके से इतना समय तक वो बैठे रहे, और क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं तो मोदी जी जो है वो आकर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मोदी जी को अब भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनका अहंकार जो टूटा है वो बताता है कि वो केवल मात्र एक नागरिक है इस देश के, जिसे देश ने प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए सच्चाई यह है कि 62 करोड़ किसान अब भी आंदोलनरत है और उनकी लड़ाई बहुत लंबी है, मगर उन्होंने दिशा दिखाई है देश को कि भारतीय जनता पार्टी हो या मोदी हो, ऐसे नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता। जो एक भ्रम इन्होंने फैला रखा था, जो इनकी आईटी सेल, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक आईटी सेल ने एक फोटो बनाई थी, कार्टून बनाया था, जिसमें आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है मात्र उत्तर प्रदेश का, वो एक व्यक्ति नागरिक है, उससे बड़ा कुछ नहीं, जनता सबसे बड़ी होती है। उसमें दिखाया था कि वो कह रहा है कि बक्कल तो उसमें कहा जा रहा है कि बक्कल तो अब आदित्यनाथ उखाड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि बक्कल तो सचमुच में किसानों ने उखाड़ दी है। और तब राकेश टिकैत जी का भी कोई बयान आया था जो बहुत ही कड़ा था। मैंने उसे देखा नहीं है इसलिए रिपीट नहीं कर रही हूँ, मात्र सुना है। इसलिए जो उन्होंने उस समय कहा था वो सच हुआ है कि उन्होंने ये वार्निंग दी थी इनको, और वार्निंग्स जो किसानों ने दी आज उनको देखते हुए ये डर गए। और तीनों किसान कानूनों के नाम आज की तारीख में है डर, डर और डर। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रही हूँ कि अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। आप देखिएगा कि एक नया नैरेटिव गढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने तो कहा कि किसान कानून वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें रिपील करा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार से करा जाएगा। परंतु सच ये है कि इन पर भरोसा कोई नहीं करता। अब ये कहेंगे, अब इनका नैरेटिव क्या होगा, वो कहेंगे कि हमने कह दिया मगर ये जा नहीं रहे, ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देश का कोई भी व्यक्ति राजनीति कर सकता है, क्यों कर सकता है या नहीं, आप बताइए। तो अगर किसान को आपने वापस भेजना है तो जो वो मांगे लेकर बैठा हुआ है उनको आप पूरा कर दीजिए, मगर आप उनसे भी तो क्षमा मांगिए जिनके परिवारों ने अपने किसी व्यक्ति को खोया है। एक व्यक्ति जब जाता है तो पूरा परिवार टूट जाता है, उनके बारे में क्या करेंगे? उनके परिवारों को किस तरह से कॉम्पेंसेट करा जाएगा? अभी कहा जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट नहीं, ये सेल्फ इंटरेस्ट है। और ये प्रधानमंत्री जी की सत्ता लोलुपता है, किस हद तक की सत्ता लोलुपता है कि वो मतलब 1.5 साल से अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार के लिए हमारे किसानों को सड़कों पे बैठा कर रखे हुए थे। बरसात हुई, बारिश हुई, गर्मी आई, सर्दी आई, आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। और मैंने आपको पहले ही कहा कि एमएसपी की गारंटी वाला मुद्दा अभी भी है, मगर इसके अलावा 10,000 से ज्यादा किसानों पर जो केसेस हुए हैं उनके बारे में भी तो बात करी जाएगी। जो 700 किसानों की मृत्यु हुई है इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान, उनके परिवारों को कोई कॉम्पेंसेशन देगी सरकार? ये सारे मुद्दे हैं जो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मगर आपको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई, जिस तरह से किसानों को रौंद दिया गया, वो भी अजय मिश्रा टेनी जो एक मंत्री
के बेटे हैं, और वो मंत्री उसी स्टेज को साझा करते हुए दिख रहा था जिस पर अमित शाह थे। आज अमित शाह कहाँ है? अमित शाह को तो कहते थे ये लोग कि वो बड़ा चाणक्य है, तो कहाँ गए वो चाणक्य इनके? आज नहीं आ पाए, क्योंकि ये समझ गए हैं कि इनकी जो ये जो बेवकूफ बनाने की या लोगों को डरा के धमका के रखने की जो गंदी चालें होती हैं, वो अब लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे किसानों ने एक चीज जरूर बता दिया है कि आवाज उठाओगे आप तो सरकार को झुकाओगे आप। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए किसानों ने आज जीत हासिल करी है, इसलिए सत्य में जयते। और जो गोडसेवादी है आज वो घुटनों पे आए हैं। आपको एक बात बता दूं कि जो अभी सी वोटर का सर्वे आया था, उसमें जो मैंने देखा था उसमें बताया गया था कि जो 2017 सीटें भाजपा को मिलेगी, यानी कि 100 से अधिक सीट उनके कम हो रहे थे। और जो वेस्टर्न यूपी है वहां पे उनके बहुत ज्यादा जो सीट्स है वो कम दिखाए जा रहे थे। रोहिलखंड, तेराई रीजन और ईस्टर्न यूपी, यहाँ पे भी बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जमीन खो रही है। कितनी भी आप धमका के लोगों को कुछ भी कर लीजिए। और अब मुझे याद आता है वो पंचायत के चुनाव, आपको याद होगा कि कैसे इन्होंने भुनाया था कि जी पंचायत में ये जीत गए। अरे जो असली का पंचायत का चुनाव था जिसमें लोग वोट करते हैं, उसमें तो नहीं जीत पाए थे ना उस तरीके से, जबकि वो वाला वोट तो पर्सन टू पर्सन होता है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पे आधारित होता है, वो किस तरह से काम करता है। लेकिन जब ये जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जीत गए, क्योंकि उसमें तो इन्होंने जोर जबरदस्ती कर ली। मगर जोर जबरदस्ती का जवाब जो किसानों ने दिया, आप देख लीजिए, उनको उनकी जगह से ही नहीं उठा पाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी जानती है कि अगर अपनी पे आ जाए किसान तो उत्तर प्रदेश का तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं आ सकेगा, प्रदेश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती पे नहीं पहुंचेगा अगर किसान अपनी पे आ गया और किसान नाराज हो गया। जी देखिए, और सबसे बड़ी बात है, दो लोगों का नाम लेना चाहूंगी। एक मेघालय के गवर्नर जिनको आपको याद है जम्मू कश्मीर से भेजा गया गोवा, फिर गोवा से सत्यपाल मलिक जी, और फिर वहां से उनको भेजा गया मेघालय, मगर फिर भी वो चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा मुझसे मेरा इस्तीफा ले लो, चुप तो मैं रहूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, किसानों के हक में बोलूंगा। एक वो, और दूसरे इनके अपने सांसद भाजपा के पीलीभीत से वरुण गांधी बार बार इन पर सवाल उठा रहे थे, किसानों के मुद्दों को लेकर मुखर हो रहे थे। अभी तो दो आवाजें आई थी, और एक पार्टी का जो सदस्य है, भाई गवर्नर तो महामहिम हो गए तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे चले गए, लेकिन वरुण गांधी ने आवाज उठानी शुरू करी। निश्चित तौर पर औरों ने भी आवाज उठानी ही थी। तो ये जानते थे कि अब जो है इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और मोदी जी अपना विरोध नहीं देख सकते। याद करके देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ इनकी सुनता नहीं है, वरना अरविंद शर्मा को इन्होंने भेजा था, और मुख्यमंत्री भी बदलने की कवायद चल रही थी। उधर आपने देखा गुजरात में इनके जब विरोध के स्वर अंदर से उठने लग गए तो किस तरह से मुख्यमंत्री बदला और फिर पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी। वो इसीलिए करा था मोदी जी ने, क्योंकि उनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं उनको दबाने के लिए। लेकिन जनता की आवाज को आप कैसे रोकेंगे? और किसानों की आवाज जो है वो जनता की आवाज है, और मोदी जी अब जानते हैं कि उनको मतलब वो जो चीज करना चाह रहे थे उनको बदनाम करके, ये सब इनकी स्ट्रैटेजी है। ये विपक्ष के साथ तो चल सकती है मगर उनके साथ नहीं चल सकती, जो आपको सरकार या आपको विपक्ष बनाता है, जो आपको चुनता है। वही स्ट्रैटेजी इन्होंने जब लोगों के साथ इस्तेमाल किया तो आज इनका ये हश्र हुआ है। आज मोदी जी ने सोचा कि गुरपर्व है तो आज आके बोलेंगे तो शायद इनको माफी मिल जाएगी या लोग भ्रमित हो जाएंगे। कोई भ्रमित नहीं होगा, कोई नहीं मान रहा इनकी इस बात को। यही मेरा सवाल था। मैंने आपसे पहले भी कई लोगों से पूछा है कि ये गुरु पर्व का खास दिन है, आज ही करतार साहब भी रास्ता ओपन हुआ है, तो इन लोगों ने आज ये दिन खास क्यों चुना? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह? बिल्कुल ये दिखाने, देखिए इनको ये प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की। जो षड्यंत्र है ना, संघ का षड्यंत्र और मोदी जी का षड्यंत्र, अमित शाह का षड्यंत्र, ये हमेशा करते कुछ है और दिखाते कुछ है। इनका एम कुछ और होता है। कैरम बोर्ड में आपने देखा है ना, जब आप कीटी को मारते इधर तो वो इधर मारते हैं मगर जाती उधर है। तो बस ये मोदी जी की तरीका यही है, इनकी स्ट्रैटेजी का। तो वो क्या कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा दिक्कत है और उत्तर प्रदेश से ये अपनी जमीन खो चुके हैं। आदित्यनाथ एनकाउंटर मुख्यमंत्री है, तो आदित्यनाथ की असलियत को भी सबको ही जानते हैं, इसीलिए तो लोग उत्तर प्रदेश में बहुत डरे हुए हैं। अगर कोई नहीं डरा तो वो किसान है, किसान उनके विरोध में खड़ा है। किसान के कंधे पे सवार होकर जनता जो है, बाकी जनता, वो भी वोट देगी इनके खिलाफ। मगर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि क्योंकि ये जानते हैं कि जो सिख होते हैं, जो पंजाबी होते हैं, बड़े हृदय वाले होते हैं। तो इन्होंने गुरु पर्व का मौका इस्तेमाल किया और बताने की कोशिश करी कि जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित में हम ये कर रहे हैं, नहीं तो बॉर्डर के अक्रॉस से लोग आके इस आंदोलन का इस्तेमाल करेंगे। आप मुझे बताइए, कितनी बार हम दिल्ली जा रहे आ रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत होती है? नहीं होती आम जनता को, लेकिन ये भ्रमित करने के लिए नया नैरेटिव। और गुरपर्व का दिन इसलिए कि हमने तो जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनको ये सौगात दी है, इसलिए वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर असली में ये उत्तर प्रदेश के लोगों से भी डरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है सीधे दिल्ली को। और आप जानते हैं कि एक गुजरात से आया हुआ एक नेता जब काशी जाता है और वहां की जनता उसको चुनकर संसद में भेजती है, वो प्रधानमंत्री बनता है, तो वो ये सोचता है कि ये रास्ता तो सचमुच में इधर ही से जाता है, तो मैं इस जगह को बचा के कैसे रखूं। इनकी आपसी मतभेद भी चल रहे हैं, आप जानते हैं, आदित्यनाथ के साथ। तो ये दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखकर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पंजाब में तो इनकी कोई जमीन है नहीं, इनको एक सीट नहीं मिलने वाली। तो ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम तो राजनीति से ऊपर उठ के अपने सिख भाई, हमारे जो ज्यादातर किसान वहां हैं, जो बॉर्डर एरिया से लोग आकर उधर से हमारे किसान आंदोलन को पॉलिटिकली मतलब यूज करेंगे और इनस्टेबलाइज करेंगे भारत को, ये दिखाना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो ऐसा कुछ है और ना ऐसा होने वाला है। दूसरी बात, ये भी दिखाना चाहते हैं, अपने नैरेटिव को घुमा घुमा के ये पाकिस्तान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं अब भ्रमित हो रहा। किसान तो बिल्कुल भ्रमित नहीं हो रहा, बल्कि किसान तो एकदम समझ गया है इनके खेल को, और इसी वजह से किसान समझ रहा है। नहीं तो उठ नहीं जाते, आप मुझे बताइए, किसान उठ जाते? अरे पंजाब वाले किसान उठ जाते, वो भी नहीं उठ रहे। और ये वही किसान है जिनको इन्होंने कहा था मुट्ठी भर है, ये वही किसान है जिनको इन्होंने परजीवी और सुजाता जी, आपकी बात से एक बात और याद आई। अभी मेरी बात हो रही थी किसी से, अभी लाइव कार्यक्रम में ही कहा है एक बड़े नेता ने कि ये इस तरह से, एक तरह से इस आंदोलन को बांटने की भी एक प्रक्रिया है कि पंजाब में एमएसपी है तो हो सकता है हरियाणा और पंजाब के लोग उठकर चले जाएं और ये आंदोलन बढ़ जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आज दिन में उनकी मीटिंग है जो संयुक्त किसान मोर्चा है, वहीं पर कोई फैसला होगा और उसको लीगली जो भी होगा वो लोग उसी के ऊपर चलेंगे। वो लोग अकेले फैसले नहीं ले रहे। बिल्कुल, देखिए जो बातें मैंने कही हैं उसमें एक बात और भी जुड़ी है कि जो बिजली का बिल है और जिस तरीके से किसानों का अपमान किया गया है, किसान उसे नहीं भूलने वाला। लेकिन अब आवश्यक है कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो। जो कहते हैं ना, मतलब शेक्सपियर की एक लाइन है जिसका मतलब होता है कि जो जितना ज्यादा शैतान होता है वो उतना ज्यादा स्क्रिप्चर्स यानी कि जो होली बुक्स होती हैं उनमें से कोट करता है, अपने धार्मिक ग्रंथों से कोट करता है। और यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। जितने ये अधर्मी है उतना धर्म की बात करते हैं, जितना ये सेना का सम्मान नहीं करते उतना ही ये सेना का नाम लेते हैं, जितना ये किसानों का अपमान करते हैं उतना ही ये उनका नाम लेके बताते हैं कि उनके लिए बड़ा सोचते हैं। लेकिन अब जनता को ये समझ में आने लग गया। मुझे लगता है कि किसानों के माध्यम से ये बात आगे भी जाएगी। हाँ, लेकिन ये चालाकी जरूर है सरकार की, क्योंकि 2000, और मुझे खुशी है इस बात की कि भाई ये किसान विरोधी कानून वापस लिए जा रहे हैं, और ये जरूरी है क्योंकि हमारे किसान इतने लंबे समय से बैठे हुए थे, तब इनका अहंकार नहीं खत्म हो रहा था ना, तब तो अहंकार प्रचंड था, बढ़ता जा रहा था। कैसे प्रधानमंत्री ने बेशर्मी से खड़े होकर, आप बताइए ना, कि कहा था संसद में कि परजीवी है आंदोलन जीवी। कितनी तकलीफ हुई थी, बहुत अंदर तक तकलीफ हुई थी कि एक मेरे देश के प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री है उस नाते तो उनका सम्मान करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री मेरे देश के किसानों को इस तरीके से कह रहे हैं, वो उनको परजीवी बुला रहे। परजीवी वो होता है जो खून चूसता है। तो आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जो है उनका अहंकार भी टूटा है और मेरे किसान बहनों और भाइयों का सम्मान भी हुआ है। मगर कहीं ना कहीं एक दर्द हमेशा रहेगा कि हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने लोगों का सम्मान नहीं किया और कृषि प्रधान देश में किसानों का अपमान इस तरह से करा और करवाया। तो मुझे नहीं लगता कि आंदोलन अभी समाप्त हुआ है, लेकिन 2022 के चुनावों की तैयारी में
ये कदम जरूर उठाए गए हैं, परंतु इसके बाद आप देखेंगे कि अब 2024 में चुनाव है, तो अब ये जो भी चीजें करेंगे उसमें जनता कब तक भ्रमित होती है ये देखने वाला विषय होगा। मुझे नहीं लगता कि जनता भ्रमित होगी, लेकिन आपके माध्यम से भी मैं जनता को ये हमेशा कहती भी रही हूँ और आगे भी कहती रहूंगी अगर आप मुझे बुलाएंगे, और आज भी यही कहती हूँ कि इनकी बातों में मत आइएगा। जो अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ये ऐसे भेड़िए हैं कि इनको अगर दोबारा ले गए तो दोबारा तो हमें बोलने का अधिकार रह ही नहीं जाएगा। जी अच्छा सुजाता जी, अब एक राजनीतिक सवाल। अब तक हमने किसान आंदोलन पर चर्चा की, क्या आप इसमें जो विपक्ष की भूमिका है, और आप विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की बड़ी नेता हैं, तो इस पूरे आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या इसका श्रेय थोड़ा बहुत विपक्ष को भी जाता है? देखिए, इसका श्रेय पूर्णतः किसानों को जाता है, पहली बात। और विपक्ष अपना काम करती है। विपक्ष का जो धर्म होता है वो जनता के साथ खड़े होने का होता है, तो हम जनता के साथ खड़े हैं। हम श्रेय लेने की लड़ाई तो हमने कभी करी नहीं त्यागी जी। आप अगर देखें तो देश को आजादी हमने दिलाई, लेकिन उसका श्रेय हमने अगर स्वयं लेना था तो मैं एक आंकड़ा आपको देती हूँ, 11% लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी करी। मगर क्या उसका मतलब है कि जो बाकी के लोग थे उन लोगों को आजादी नहीं मिली, 89% को आजादी नहीं मिली? लड़ाई 11% ने लड़ी, मगर आजादी हर व्यक्ति को, और उनको भी जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जिन्हें राजा बहादुर का टाइटल मिल जाता था, जो जमींदार बने बैठे थे, या जो संघ के लोग थे, या जो हिंदू महासभा के थे, क्या उनका सम्मान नहीं किया था हमने? तो हम वो पार्टी है जो अपना दिल हमेशा बड़ा रखती है। हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण होती है। हम चाहते हैं कि हमारी जनता जागरूक हो, हम कार्य करें तो अपनी जनता के लिए कार्य करें। और आपने देखा है कि 70 साल करने वाली पार्टी केवल बेच रही है वो जो बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बना सके इस देश में। मोदी जी की हैसियत नहीं है कि वो लोगों का सम्मान भी कर सके। और आज आप बताइए ना, सबसे ज्यादा अगर कोई अपमानित प्रधानमंत्री रहा है इस देश का और लोगों ने मजाक उड़ाया है, जो एक मतलब उनका कार्टून बना रहे हैं, उनके बारे में अब शब्द कहे जा रहे हैं और उनको उसका इस्तेमाल वे करते हैं, तो वो एकमात्र मोदी जी हैं, जिनके विरुद्ध पंडा पुरोहित केदारनाथ में खड़े, जिनके विरुद्ध पूरे देश का किसान खड़ा है, जिनके विरुद्ध सारे श्रमिक खड़े हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किसान हो या श्रमिक हो या आम जनता हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, बड़े हो, सब इस सरकार को पहचानते हैं, इस पार्टी को पहचानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी भेदभाव नहीं करती जब भी सत्ता में आई है। आपने देखा कि मोदी जी तो ये कहते हुए आए कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी जगह मिली, अन्य पार्टियों को भी जगह मिली। आप अगर साउथ में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कितने नेता हमारी कांग्रेस पार्टी से गए जिन्होंने आज अपनी अपनी पार्टी बनाई और अच्छी तरीके से सत्ता संभाली। हमारी नेता थी तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी, और क्या हम उनका सम्मान नहीं करते क्योंकि वो हमारे विपक्षी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मगर अगर आप देखेंगे कि सावरकर हो, गोलवालकर हो, कभी हमने उनका अपमान नहीं किया और हमने उनके बारे में उनकी कमियों को कभी नहीं गिनाया, तब तक नहीं गिनाया जब तक इन्होंने हमारे नेताओं पर आक्षेप नहीं किया। कीचड़ में उतर कर ही कीचड़ में लड़ाई करनी पड़ रही है इनसे, क्योंकि यही इनका स्तर है। मगर ये ना समझे कि हम नहीं लड़ सकते। हम कांग्रेस है और कांग्रेस हमेशा अपनी जनता के साथ रहती है, इसलिए जनता का श्रेय जो है वो जनता को सदैव मिलता है। हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्म को करते हैं, और वो है जनता के साथ खड़े होना। हमारे एकमात्र नेता, भारतवर्ष के एकमात्र नेता जिन्होंने कहा था, मार्क माय वर्ड्स, दिस गवर्नमेंट विल हैव टू टेक बैक द एंटी फार्म लॉज, और ये नेता थे हमारे राहुल गांधी। राहुल गांधी वो दूरदर्शी नेता है जिनको इन्होंने अपमानित करके उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश भरपूर कर ली, मगर वही एकमात्र नेता है। सोच के देखिए, जो बात उन्होंने कही वो हुआ इस देश में, मगर कभी भी उन्होंने किसी से श्रेय लेने की कोशिश करी? कभी नहीं। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है राहुल गांधी। लोगों के साथ खड़े होने वाले नेता है राहुल गांधी। देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नेता है राहुल गांधी। लोकतंत्र को स्थापित करने वाले नेता है राहुल गांधी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा नेता है जो शायद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मैं कहूंगी बहुत सारे लोग पहचान नहीं पा रहे।
अपने इस नेता को, क्योंकि ये नेता कहीं से निकल के अगर आता अचानक, जैसे मोदी जी आए, दिखाई दिए, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी तो बात अलग होती, लेकिन क्योंकि वे पब्लिक आई में जब पैदा हुए तब से है, तब इसी कारण से कई बार शायद हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उनकी क्वालिटीज नहीं पहचान पाते। मगर राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को पूरा समर्थन दिया, मगर कभी भी श्रेय लेने की कोशिश तक नहीं करी। ऐसे नेता होते हैं कांग्रेस पार्टी के, और आज हमें गर्व है अपने इस नेता पर। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मेरे भाई राहुल गांधी, जो सबके भाई हैं, बड़ों के बेटे और बहनों के भाई हैं। जी तो सुजाता जी, एक क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, आपने राजनीतिक आप विश्लेषण भी बड़ी बारीकी से करती हैं, तो क्या यूपी चुनाव, पंजाब चुनाव जो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, उस पर कितना ये आपको लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा? टू लिटिल टू लेट हो गया है। अब जनता इस वक्त नहीं भूलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आप अगर बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर सरकार चल रही है कि ठोक दो, मतलब ये कोई भाषा है बोलने की? मतलब मुझे तो शर्म आती है कि उत्तराखंड से गए हैं इनके मुख्यमंत्री, मतलब हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भेजा हुआ है, मतलब नेता भेजा गया जो मुख्यमंत्री बना, और जो खुद रोता है संसद में खड़े होकर कि मुझे ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और जब मुख्यमंत्री बनता है तो लोगों का उत्पीड़न करता भी है, करवाता भी है, और खुलेआम करता है। मतलब वो कानून में विश्वास नहीं करता, तो वो तो लोकतंत्र क्या, वो तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में विश्वास नहीं करता। वो तो एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो केवल ये कहता है कि जो मैंने कह दिया वही सही, बाकी कोई भी कुछ भी कह ले वो नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो जनता, और आप एक चीज को याद रखिए कि जनता जब बहुत प्रताड़ित हो जाती है, व्हेन यू आर पुशिंग समबडी अगेंस्ट द वॉल, तो वो रिएक्ट करेगी। लेकिन इस केस में अभी रिएक्शन केवल एक जगह से दिखाई दिया है, और वो है हमारे किसान। मगर जिस तरीके से ये माइनॉरिटीज को ट्रीट कर रहे हैं, वो माइनॉरिटीज भी वेट कर रहा है ना, वो पूरे जोर के साथ इस बार उस पार्टी को वोट देगा जिसको उन्हें लगेगा कि जीत उनको मिल जाएगी अगर वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन को बचा पाएगी, क्योंकि आप अगर तानाशाही दिखाते हैं एक लोकतंत्र में, तो जनता चुप रहती है एंड दे बाइट देयर टाइम कि ये समय निकलने दो, समय निकलने दो। और अब आ गया है समय। आपने देखा ना, सड़कों पे अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वो अब ज्यादा क्यों होने लग गया है? वो इसलिए क्योंकि अब जानते हैं कि इस वक्त सरकार हमारे ऊपर ना तो हाथ उठाएगी ना पुलिस छोड़ेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनको वोट चाहिए। ये वोट ही का तो अधिकार है, जनता के वोट की शक्ति को देखिए। ये वोट की शक्ति है जिसकी वजह से आज मोदी जी को ये करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी तो कहा होगा कि आपके किसान कानून की वजह से मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुझे तो लोग वोट नहीं देंगे। और अगर एक बार ये सत्ता से बाहर आए, फिर आप देखिएगा कि इनकी हालत क्या होती है। और गांव गांव से ये कहा गया है, और सतपाल मलिक जी ने भी ये बात कही थी कि गांव गांव में कहा गया है कि एक भाजपा नेता वहां नहीं पहुंच सकता, और कोई भाजपा नेता नहीं जा सकता। जी जी। तो सुजाता जी, अंतिम में प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाएगा, बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी क्या बीजेपी के लोग हैं, आपको पता है उनके रणनीतिक रूप से वो किस तरह से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इसको भुनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर भुनाने की कोशिश करेंगे तो और नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के आप घाव जो है वो कुरेदेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करेगी, क्योंकि हर नैरेटिव में ये किसान वाला मुद्दा आएगा ही आएगा। ये क्या कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा हृदय दिखाया, वो राजनेता। अरे भाई, राजनेता थे तो इसको प्रेस्टीज इश्यू ही क्यों बनाया? है ना, राजनेता तो प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाता, इसको समय रहते ही खारिज कर देता। भाई, आप जनता को प्रताड़ित करते हैं और आप उनको 1.5 साल तक सड़कों पर आने के लिए मजबूर करते हैं। और ये कोई आंदोलन कोई पिछले अक्टूबर नवंबर में थोड़ी शुरू हुआ था, ये तो मुझे याद है कि जून जुलाई में पंजाब से शुरू हो गया था, जब काले पट्टियां बांधकर मोटरसाइकिल की रैलियां निकल रही थी पंजाब में। मैंने बहुत सारे उस वक्त भी वीडियो के जरिए बातें कही थी, कोरोना चल रहा था। लेकिन सच्चाई है कि ये बात अब लोग भूल नहीं पाएंगे। जो अपने परिजनों को खोता है ना, वो भूल नहीं पाएगा। और मैं आपको बताऊं, सिख जो है, सिख भाई हमारे, वो नहीं भूलने वाले इसको बिल्कुल भी।
उनके आसपास जितने लोग रहते हैं वो भी नहीं भूलने वाले। लखीमपुर खीरी की घटना, अब मुझे बताइए कितने लोग भूल जाएंगे? क्या नहीं पता कि जानबूझ के चढ़ाई गई थी गाड़ी उन पर? क्या नहीं पता कि रौंद दिया था गाड़ी के पहियों के नीचे किसानों को, जो किसान कुछ नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप चल रहे थे, वो वीडियो आई थी ना। क्या भूल जाएंगे कि उनका अपमान किया गया है? इंसान बिना पैसे के तो रह सकता है हिंदुस्तानी, मगर बिना सम्मान के नहीं। और उनका अगर अपमान हुआ है तो उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये भारतीयों में एक खास बात है, आप बहुत कुछ सह लेते हैं, आप गरीबी भी सह लेते हैं, आप सरकार का उत्पीड़न भी सह लेते हैं, लेकिन जब आपका अपमान पब्लिकली होने लग जाए और आपके समाज का, जैसे धर्म को लेकर ये कूदते रहते हैं ना, उसी तरह जब आप पूरे समाज को प्रताड़ित करते हो, उसका उत्पीड़न करते हो, अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, तो पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। तो सिखों को आप देख लीजिए, वो तो इनको कभी भी नहीं आने देंगे। इसीलिए शायद सिख जो है उन्होंने कभी भाजपा को आपके पंजाब में आने नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है ना क्यों? अब उत्तर प्रदेश में देखिए, जो वेस्टर्न यूपी है, वहां पे आपको याद है हाथरस गए थे जयंत चौधरी, किस तरह से डंडे बरसाए थे, तो वो सब चीजें क्या भूल जाएंगे? आरएलडी वाले कैसे भूल जाएंगे? और एक और चीज, वो उनका क्या नाम है, जो एक मुस्लिम नेता है बुजुर्ग वेस्टर्न यूपी के, जो महापंचायत में भी गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोगों ने मिलकर हमें हराया था। और मुझे उसका नाम याद नहीं है, एम से ही है कुछ उनका नाम। तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने हमें हराया था, और नरेश टिकैत जी ने कहा था ये हमसे गलती हो गई कि हमने चौधरी साहब को, आप लोगों को, मतलब हम लोग आप लोगों से अलग हो गए थे। और देखिए सिसौली से भी जो आवाज उठी थी वो बहुत बुलंद रही। हमें बार बार, मुझे भी कई बार लगा कि शायद ये इनके साथ मिल ना जाए, किसान आंदोलन को कमजोर ना करते, मगर मैं गलत थी। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी की, क्योंकि उन्होंने भी इस आंदोलन को जीवित रखा, क्योंकि किसानों की बात है, उनके अधिकारों की बात है। लोगों के अधिकारों के लिए जो लड़ता है वही नेता होता है, वही नेतृत्व देता है। तो आज जो कुछ सबके साथ हुआ है वो इतनी आसानी से लोग भूलने वाले नहीं है। उधर की तरफ आप देखेंगे, ब्राह्मण समाज को आप देख लीजिए, वो भी भाजपा से नाराज है, क्योंकि जितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश में, वो मतलब पहले कभी नहीं हुआ। जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्ववादी बताती है, वो सचमुच में हिंदू पार्टी नहीं है, सनातन धर्मी वो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म हो या हिंदुइज्म हो, इसमें तो हमने कभी सीखा ही नहीं कि किसी की हत्या कर दो, किसी को ठोक दो, किसी को मार दो। और जो ये भगवा कपड़े पहनकर बैठते हैं, इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है कि ये पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए। मैं तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में सरकारें बदलेंगी और कुछ कानून ऐसा लाया जाएगा कि जो ये जो होते हैं भगवादारी, जो संसार त्याग देते हैं, कम से कम इन्हें पॉलिटिकली आने ना दिया जाए। जी सुजाता जी, आखिरी बस एक 30 सेकंड का कमेंट, आज के दिन को इतिहास में किस तरह लिखा जाएगा? लोकतंत्र की जीत, तानाशाही, भीड़ तंत्र, अहंकार की हार। मोदी जी जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, बड़े सपने दिखाकर, उद्योगपतियों को जनता के आगे रखने की कोशिश करने वाले उस प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी हार। मगर उसी प्रधानमंत्री की हार में देश की जीत, भाजपा की हार की शुरुआत और देश की जीत की शुरुआत।